हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को वीडियो को पूरा सुनें। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट दीजिए। और जो मैंने 2 वीडियो पहले डाली थी वो मेरे पहले की रिकॉर्डिंग हुई थी और इस बीच में वीडियो इसीलिए नहीं डाल पाई, काफ़ी दिन हो गए हैं क्योंकि मेरे दोनों पापा एक्सपायर हो गए हैं, मायके वाले भी और ससुराल वाले भी। तो इसलिए वीडियो मेरी बहुत लेट आनी शुरू हुई है। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं ये बातें आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप मेरा एक परिवार हैं, क्योंकि जो आप सब मेरे साथ जुड़ गए हैं तो एक मेरे परिवार की तरह ही हो गए हैं। और इसी बीच तबीयत भी ख़राब हो गई, गला भी बहुत ख़राब है। तो प्लीज़ आप आवाज़ पर ना जाएं और कहानी को ध्यान से और प्यार से सुनें और हमारे साथ आप बने रहें। तो ये कहानी एक कबूतर और कबूतरी का प्रसंग है। इस कहानी में आप जानेंगे कि जिनके यहाँ बेटियाँ होती हैं, जिन पिता के यहाँ बेटियाँ होती हैं, वो उनकी परवरिश कैसे करें और उनका अंत क्या होता है। किसी भी घर में पुत्री का जन्म लेना कितना शुभ होता है, कितना खास दिन होता है। जिस घर में जिस दिन पुत्री जन्म लेती है, दोस्तों शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जिस घर में पुत्री जन्म लेती है वो बड़ा ही भाग्यशाली होता है। और गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि जिस घर में पुत्री जन्म नहीं लेती उस व्यक्ति का मुख देखने का भी धर्म नहीं होता। ऐसा गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन जो लोग अपनी पुत्री को भारी छूट देते हैं, भारी लाड़ करते हैं, उनकी पुत्रियां बिगड़ जाती हैं। आज की यह कहानी आपको यही दर्शाएगी। तो कहानी शुरू करने से पहले एक बार फिर कि कहानी को पूरा सुनें, लाइक करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करें, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो आपके लिए। प्राचीन काल समय में एक जंगल में एक कबूतर और एक कबूतरी बैठे हुए थे। सर्दियों की रात थी, कड़ाके की ठंड थी। तब कबूतरी कबूतर से कहती है कि पिया जी, आज की रात निकालने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि आज की रात निकल जाए। सर्दी बहुत भारी पड़ रही है। कबूतरी कहती है कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमारी आज की ये रात कट जाए। कबूतर कबूतरी की बात सुनने के बाद एक कहानी शुरू करता है और कबूतरी से कहता है कि तुम ध्यान से सुनो, ये बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक सेठ और उनकी पुत्री की कहानी है। अब सेठ कबूतरी बड़े ध्यान से सुनती है। जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, कहानी को पूरा सुने, कहानी को अंत तक सुने, क्योंकि अंत में कबूतर आपको 5 ऐसी बातें बताता है जो कि आपको आपके जीवन में याद रखनी चाहिए और हर पिता को अपनी पुत्री को इन 5 बातों को सिखा देनी चाहिए। कबूतर कहानी शुरू करता है कि एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के यहाँ पर एक पुत्री ने जन्म लिया। जब पुत्री ने जन्म लिया तब सेठ के घर में बड़ा हंसी खुशी का माहौल रहा। वह सेठ अपनी पुत्री से इतनी मोहब्बत करता था, इतना लाड़ करता था, इतना प्यार करता था कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। पुत्री को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। उससे पहले ही सेठ पुत्री की हर इच्छा को पूरी करता था। सेठ के लाड़ प्यार में अपनी पुत्री को इतना बिगाड़ दिया था कि वो किसी की नहीं सुनती थी, इतनी नकारा हो चुकी थी, किसी काम में उसका मन ही नहीं लगता था। सुबह 10-11 बजे से पहले बिस्तर से ही नहीं उठा करती थी। घर वाले यदि उसको कुछ कहते तो उनको 10 बातें सुनाती थी। दिन भर जवान लड़कों के साथ इधर उधर घूमा करती थी। रात को 12 बजे घर पर आती। सेठ की लड़की इतनी नकारा हो चुकी थी कि बयान करना भी बड़ा मुश्किल था।
सेठ की घरवाली सेठ से कहती कि तुमने इसे लड़की को बिगाड़ दिया है, लेकिन सेठ अपनी पत्नी से ये कहकर चुप कर देता कि बच्ची है, सुधर जाएगी। दोस्तों, अपनी बच्चियों से मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, लाड़ करना चाहिए, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल भी रखना चाहिए, लेकिन इतना भी लाड़ प्यार ना करो कि जिससे उसका जीवन बर्बाद हो जाए। वो सेठ अपनी पुत्री के प्यार में ऐसा अंधा हो गया कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता था, सिर्फ अपनी पुत्री ही दिखाई देती थी। वो ये भूल गया था कि मेरी पुत्री को एक दिन दूसरे घर भी जाना है। तो दोस्तों, बहन बेटियां जो होती हैं वो किसी घर में नहीं समाती, उनको दूसरों के घर जाना ही पड़ता है। सेठ इस बात को भूल गया था। सेठ अपनी पुत्री से इतनी मोहब्बत करता था कि उसको कभी डांटता भी नहीं था। यदि कोई उसकी माँ और उसके भाई वगैरह भी अगर डांट दें तो उनसे भी सेठ लड़ता था, झगड़ा करता था, और वो यही कहता था कि अभी वो बच्ची है, सुधर जाएगी। अपनी पुत्री को हमेशा अच्छे संस्कार देना चाहिए। हर माता पिता को यह अच्छी तरह मालूम होता है कि उनकी पुत्री को एक दिन जवान होने के बाद दूसरे घर में जाना ही पड़ता है। पुत्री की हर गलती को माता पिता सहन कर सकते हैं, लेकिन ससुराल वाले कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए पुत्री को अच्छे संस्कार दो। कबूतर कबूतरी से इस बात को कह रहा है। कबूतरी ध्यान से सुन रही है। कबूतर आगे से कहता है कि अब सेठ की बच्ची जवान हो चुकी थी। अब सेठ को एक चिंता सताने लगी थी कि कोई अच्छा सा वर, अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर अपनी पुत्री की मैं शादी करूं। ये सपना हर माता पिता का होता है। जिस घर में लड़कियां जन्म लेती हैं, हर माता पिता का ये सपना होता है कि वह अपनी पुत्री को अच्छे घर में शादी करे और उसका अच्छा घर बस जाए। अब सेठ भी इसी चिंता को लेकर बड़ा दुखी रहने लगा। सेठ अपनी पुत्री के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढता, अच्छे अच्छे रिश्तों की तलाश करता। अंत में उसको एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है और सेठ अपनी पुत्री की शादी बड़े धूमधाम से करता है। खूब सारा अच्छा सारा धन धान्य देकर विदा करता है। जब उसकी पुत्री ससुराल में जाती है तो 10 दिन बाद में ही अपने पिता को फ़ोन कर देती है और पिता से कहती है, पिताजी, इसी वक्त आप मुझे लेने आ जाइए। आपने मुझे कैसे नरक में डाल दिया है, मैं इस नरक में 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती हूँ। सेठ अपनी पुत्री की बात सुनने के बाद बड़ा चिंतित होता है, बड़ा दुखी होता है। सेठ सोचने लगता है कि रिश्ता तो मैंने बिल्कुल सही ढूंढा था, बिल्कुल काबिल लोग थे, लेकिन पुत्री कह रही है बिल्कुल नरक में डाल दिया है। 10 दिन में ऐसी कौन सी आफत आ गई है जिस कारण मेरी पुत्री ऐसा कह रही है। सेठ थोड़ा चिंतित होता है और अपनी पुत्री के ससुराल में पहुंच जाता है। दोस्तों, यदि हमारी पुत्री के लक्षण ठीक होते हैं, पुत्री सही होती है और उसके संस्कार बिल्कुल सही होते हैं, तो पुत्री के ससुराल में पुत्री के पिता को बड़ा मान सम्मान दिया जाता है, उसकी आवभगत की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है। लेकिन जब वह अपनी पुत्री के ससुराल में पहुंचा तो उसे कोई मान सम्मान नहीं मिला। किसी ने उसे राम राम भी नहीं किया, उसे कोई आदर देने के लिए तैयार ही नहीं था। सेठ जब अपनी पुत्री के ससुराल में पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी समधन मिलती है, यानी उसकी पुत्री की सास मिलती है। अपनी समधन से जाकर वो राम राम करता है। जैसे ही वो राम राम करता है वैसे ही वह मुंह फुला लेती है, कुछ जवाब नहीं देती है। सेठ फिर अपने समधी से मिलता है। समधी से जय श्री राम कहता है, नमस्कार करता है, लेकिन वो भी कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद सेठ अपनी पुत्री के जेठ से मिलता है, वो भी कोई जवाब नहीं देता है, यानी कोई भी उसको मान सम्मान नहीं दे रहा था। अंत में सेठ अपने जमाई से मिलता है, अपने दामाद से मिलता है। सेठ का दामाद कहता है कि अपनी पुत्री को ले जाओ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बिगड़ी औलाद आपने पैदा की है, हमारे घर को नरक बना दिया है इसने, इसको तुरंत इसी वक्त यहाँ से ले जाओ। जो तुमने दान दहेज दिया है उसका बैठकर हिसाब कर लो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सेठ बड़ा दुखी होता है। उसके बाद सेठ अपनी पुत्री को कमरे में ले जाता है और अपनी पुत्री से कहता है कि पुत्री,
क्या बात हो गई है। सेठ की पुत्री अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे यहाँ से इस नरक में नहीं रहना है। यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो इस नरक से मुझे इसी वक्त यहाँ से ले चलो। पुत्री की इतनी बात सुनने के बाद सेठ अपनी पुत्री को साथ लेकर बेटी को लेकर उसकी ससुराल से बाहर निकल जाता है। लेकिन फिर भी सेठ की पुत्री के ससुराल वाले कोई भी जयराम जी की नहीं करता है। सेठ अपनी पुत्री को लेकर रास्ते रास्ते रवाना हो जाता है। रास्ते में सेठ अपनी पुत्री से पूछता है कि पुत्री, आप मुझे एक बात बताइए कि तुम्हारी सास कैसी है। सेठ की पुत्री कहती है कि पिताजी, उसके बारे में तो पूछिए ही मत, वो तो एकदम डायन है। उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। ऐसी डायन के घर में मेरी शादी की है, हर वक्त मुझे तंग करती रहती है। ऐसी डायन का नाम भी मत लो। सेठ कहता है ठीक है पुत्री, अब आप मुझे ये बताइए कि तुम्हारे ससुर कैसे हैं। सेठ की पुत्री कहती है कि उस दुष्ट का तो नाम भी मत लेना, वो तो एकदम दुष्ट है, राक्षस है। उसके बाद सेठ कहता है ठीक है, उसे छोड़ो। अब ये बताओ कि तुम्हारे जेठ हैं वो कैसे हैं। तो जेठ के बारे में भी सेठ की पुत्री यही कहती है कि जेठ तो बड़े जल्लाद हैं, उनकी तो बात ही मत करो, हर दिन मुझे परेशान करते रहते हैं। उसके बाद पुत्री की बात सुनकर सेठ फिर पूछते हैं तुम्हारी ननद कैसी है। वो तो ठीक ही होंगी, तुमसे प्रेम भी करती होंगी। तो सेठ की पुत्री जवाब देती है कि उस चुड़ैल का तो नाम भी मत लो पिताश्री, वो तो बहुत ही बेकार है, उड़कर खाने वाले हैं। सेठ अपनी पुत्री की बात सुनने के बाद फिर पूछता है कि अच्छा, अब ये बताइए कि तुम्हारे पति कैसे हैं, हमारे जमाई साहब कैसे हैं। वो तो तुमसे बेहद प्रेम करते होंगे। सेठ की पुत्री कहती है वो तो यमदूत हैं, पूरे यमराज हैं, उसका तो नाम ही मत लो, बड़ा दुष्ट इंसान है। उसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, रात दिन मुझे मारता था, पीटता था, एक बात मेरी नहीं सुनता था। सेठ अपनी पुत्री की बात सुनने के बाद अंत में सेठ फिर पूछता है कि अब ये बताइए कि तुम्हारे मोहल्ले वाले कैसे हैं। सेठ की पुत्री जवाब देती है पिताश्री, मोहल्ले वालों के बारे में भी कुछ ना पूछो, वो भी पल पल ऐसे ही हैं, एकदम सब ऐसे ही हैं, LLB हैं, यानी लुच्चे लफंगे बदमाश हैं, पूरा मोहल्ला खराब है। अब सेठ बड़ा दिमागदारी था, सेठ भी समझ गया कि एक इंसान खराब हो सकता है, दो इंसान खराब हो सकते हैं। सेठ अब समझ गया था कि एक इंसान भी मान लो खराब हो सकता है, दो इंसान खराब हो सकते हैं। अरे हो सकता है मेरी पुत्री के ससुराल वाले ही खराब हों, लेकिन मोहल्ले वाले तो खराब नहीं हो सकते। इसलिए दोष मेरी पुत्री में है, मेरी पुत्री के ससुराल वालों में नहीं। सेठ इस बात को अब समझ जाता है कि ये सारा नतीजा मेरे लाड़ प्यार का ही है। यदि मैं अपनी पुत्री को इतना लाड़ प्यार नहीं करता और उसको अच्छे संस्कार देता तो आज ये नौबत खड़ी नहीं होती। सेठ चुपचाप अपनी पुत्री को लेकर अपने घर आ जाता है। जैसे ही सेठ की पुत्री अपने घर में कदम रखती है तो उसकी जो भाभियां थीं वो मुंह फुला लेती हैं। सेठ की पुत्री सोचने लगती है कि मेरी भाभी आज मुझसे मुंह क्यों फुला रही हैं। हर रोज़ तो मेरे से बड़ा प्रेम किया करती थी, मीठी मीठी बातें करती थी, मगर आज मुझे देखकर मुंह फुला रही हैं। वो अपनी भाभी से जाकर पूछती है कि ऐसी क्या बात है तुमने मुझे देखकर मुंह क्यों फुला लिया। तो वो कहती हैं मुंह ना फुलाऊं तो क्या करूं, तुम्हारी शादी कर दी, तुम्हें ससुराल भेजा था, लेकिन तुम फिर से मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए आ गई हो, इसलिए आज के बाद तुम मेरे से बात भी मत करना। उसकी भाभी उसको फटकार देती है। भाभी की इतनी बात सुनने के बाद उस घर में कोई भी बात नहीं करता, सिर्फ उससे कोई बात नहीं करता, सिर्फ उसके पिता के सिवा बस उसका पिता ही उससे बात करता है। अब तो वो धीरे धीरे बड़ी दुखी हो जाती है, धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगती हैं। तो दोस्तों, काफ़ी समय निकलने के बाद उससे जब कोई बात नहीं करता, वह बड़ी दुखी रहती है।
जब भी घर से बाहर निकलती तो उसकी सहेलियां भी उससे हर बार यही पूछती कि तुम अकेली कैसे आ गई हो, जीजा जी कहाँ हैं। कोई पड़ोसी मिलता वो भी इसी बात को पूछता कि तुम अकेली कैसे आ गई हो, तुम्हारे जमाई कहाँ हैं। ऐसे ताने सुन सुनकर वो बड़ी दुखी हो गई। मंदिर में जाती तो वे भी लोग इसी बात को पूछते। सभी मोहल्ले वालों की जुबान पर यही बात रहती कि भला सेठ की पुत्री अकेली आ गई है, नई नई शादी की थी, हो सकता है इनका तलाक होने वाला हो। दोस्तों, सेठ को भी हर बार यही ताने सुनने को मिलते और सेठ की पुत्री को भी यही ताने सुनने पड़ते। इन्हीं तानों से सेठ की पुत्री बड़ी दुखी रहने लगी। अब उसको धीरे धीरे ये ज्ञान हो गया था कि ये सारी गलती की जड़ मैं हूँ। मेरी गलती की वजह से आज मेरे पिता का सर भी नीचे झुक गया है। लेकिन अपने ससुराल में वो जाने के लिए फिर भी तैयार नहीं थी। वो यही कहती थी कि पिताजी, इससे अच्छा तो कि मैं कुंवारी रह जाती, आप मेरी शादी नहीं करते तो ही अच्छा होता। काफ़ी समय निकलने के बाद सेठ अपनी पुत्री के कमरे में जाता है और अपनी पुत्री को देखता है तो बड़ी चिंतित, बड़ी दुखदाई दिखाई देती है पुत्री। सेठ अपनी पुत्री के पास जाता है और कहता है कि पुत्री, क्या बात है, आज बड़ी दुखी दिखाई दे रही हो। सेठ की पुत्री कहती है कि पिताश्री, हाँ, मैं बहुत दुखी हूँ। यदि आप मेरी शादी नहीं करते तो मैं सुख से रहती, बहुत सुखी रहती, लेकिन मेरी शादी करके आपने मुझे दुखों के सागर में धकेल दिया है। अब मैं ऐसा क्या करूं? ससुराल वाले सभी नरक के समान हैं। ससुराल में जाऊं तो भी कैसे जाऊं? और जो मेरे परिवार वाले हैं, मेरे पीहर वाले हैं, कोई मुझसे बात नहीं करता, सिर्फ आपके। माँ भी बात नहीं करती, भाभी बात नहीं करती, भाई भी बात नहीं करते, सभी मेरे से नफरत करने लग गए हैं। मैं ऐसा क्या करूं? करूं तो क्या करूं? उसका पिता अपनी पुत्री से कहता है कि पुत्री, हमारे नगर में एक बहुत पहुँचे हुए विद्वान साधु आए हैं, एक संत आए हैं। मैं तुम्हारी समस्या को लेकर उनके पास गया था तो उन्होंने मुझे एक उपाय बताया है। यदि इस उपाय को तुम करती हो तो 6 महीने के अंदर तुम्हारे सभी ससुराल वाले सभी तुम्हारी मुट्ठी में होंगे और तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे। इतनी बात पिता की सुनकर वो लड़की बहुत खुश होती है। कहती है, पिताश्री, 6 महीने में मेरी मुट्ठी में आ जाएंगे? बोले, हाँ, 6 महीने में तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएंगे। कहती है कि पिताश्री, वो उपाय बताइए, जल्दी से बताइए, मैं उस उपाय को जरूर करूँगी। उस लड़की का पिता अपनी पुत्री को उपाय बताता है। कहता है कि 6 महीने तक एक मंत्र का जाप करना है और साधना करनी है। यदि तुम इस कार्य को करती हो तो मात्र 6 महीने में तुम्हारे सभी ससुराल वाले, तुम्हारे पति, तुम्हारे जेठ, ससुर, सास, ननद सभी तुम्हारी मुट्ठी में होंगे, तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। तुम उस घर की रानी बन जाओगी, तुम उस घर की मालकिन बन जाओगी। पुत्री बड़ी खुश होती है, लेकिन कहती है कि पिताश्री, तंत्र मंत्र वाला काम मेरे से नहीं होता है, कोई सादा सुगम रास्ता मेरे को बताइए। सेठ फिर कहता है कि ठीक है पुत्री, यदि तुम तंत्र मंत्र का जाप नहीं कर सकती तो मंत्र का जाप मैं करूँगा, तुम सिर्फ साधना कर लेना। पुत्री कहती है कि साधना वो कैसे की जाती है? सेठ कहता है कि साधना को इस तरीके से करनी है कि तुम 6 महीने तक बिल्कुल मौन रहना है। तुमसे कोई कुछ भी कहे बिल्कुल जवाब नहीं देना है। हर इंसान की बात सुननी है, हर इंसान के पैरों को छूना है, यही साधना होती है। सेठ की पुत्री कहती है कि पिताश्री, मात्र 6 महीने में हो जाएगा ना, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन सेठ कहता है कि हाँ, बिल्कुल 6 महीने में हो जाएगा। सेठ की पुत्री तैयार हो जाती है। सेठ अपनी पुत्री को लेकर फिर पुत्री की ससुराल में जाता है। जैसे ही सेठ पुत्री की ससुराल में जाता है तो सामने से उसे अपनी पुत्री की सास नजर आती है। वो उसको बुरी तरह फटकारती है, कहती है कि तुमसे पहले आए थे तभी मना कर दिया था कि हमें तुम्हारी पुत्री की ज़रूरत नहीं है, इसे वापस ले जाओ। ऐसी बिगड़ी हुई औलाद आपने पैदा की है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसको बुरी तरह फटकारती है।
कोई राम शाम नहीं, कोई आदर भाव नहीं, कोई मान सम्मान नहीं। अपनी सास की ऐसी हरकतों को देखकर वो सेठ की लड़की भारी गुस्सा करती है, लेकिन सेठ अपनी पुत्री से इशारों में कहता है कि पुत्री, तुम्हें साधना करनी है, साधना का ध्यान रखो, 6 महीने तुम्हें मौन रहना है, वो भी कुछ कहे सबकी आज्ञा का पालन करना है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि पुत्री के पिता के इशारे के सामने सिर झुकाना ही पड़ता है। पुत्री के पिता को हमेशा सिर झुकाकर रहना ही पड़ता है। सिर झुकाकर सारी बातों को सुनता है और समझन से कहता है कि बहन जी, गलती हर इंसान से होती है, इससे भी हो गई है, इसे एक मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए। अब ये सुधर गई है, अब ऐसा कुछ नहीं करेगी। दोस्तों, काफ़ी विनती करने के बाद उसकी सास मानती है और राजी होती है कि ठीक है, यदि यह सुधर गई है तो मात्र 6 महीने तक इसके आदर भाव देखूंगी और उसके बाद जिंदगी भर में दोबारा कभी नहीं अपनाऊंगी। लेकिन सेठ भी सहज स्वीकार करता है कि ठीक है, 6 महीने तक इसको अपने घर में रखिए, ये बिल्कुल शांत स्वभाव की हो गई है, बिल्कुल सुधर गई है। सेठ अपनी पुत्री को उसके ससुराल में छोड़ कर के आ जाता है। सेठ की पुत्री अपनी ससुराल में रहने लग जाती है और जाकर के अपनी सास के पांव छूती है। सास बड़ी आश्चर्यचकित होती है कि कुछ दिनों पहले तो बहुत भड़क रही थी, किसी की एक नहीं सुनती थी, हम पर हुक्म चलाती थी, बैठी बैठी खाती थी, लेकिन अब आज से ये मेरे पांव कैसे पड़ रही है। वो बड़ी ही आश्चर्यचकित होती है। सेठ की पुत्री कहती है कि माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप मुझे आशीर्वाद देंगी तो मेरी साधना सफल हो जाएगी। उसकी सास उसको आशीर्वाद देती है कि ठीक है, तुम खुश रहो। अब वो अपने घर के काम करने लगती है। एक दिन की बात है कि वो अपने ससुर के लिए चाय बनाकर लेकर जा रही थी। जब ससुर को जैसे ही चाय पकड़ाने लगी तो कप हाथ से छूट जाता है और नीचे गिरकर फूट जाता है। तभी उसका ससुर उस पर भड़क जाता है, उसको गाली गलौज निकालने लगता है और कहता है कि मेरे घर से निकल जा, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम बिगड़ी औलाद हो, बेलक्षणा हो, कुलच्छनी हो, इस तरह की बातें उसे कहता है। अब सेठ की पुत्री मन ही मन इस बात को सोचती है कि यदि मेरे पिता मंत्र का जाप नहीं कर रहे होते तो मैं इस कप से तेरा सर फोड़ देती, लेकिन क्या करूं, मैं साधना कर रही हूं चुप रहने की। मेरे पिता मंत्र का जाप कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारी इतनी बात सुननी पड़ रही है। उस सेठ की पुत्री से जब भी कोई कुछ कहता उसको गुस्सा तो बहुत आता, बहुत चिड़चिड़ापन होता, लेकिन फिर क्या करे, उसके पिता की बात उसको याद आ जाती कि तुम्हें 6 महीने तक साधना करनी है, चुप रहना है और मैं मंत्र का जाप करूँगा। तो इसी बात को सोचकर वह चुप रह जाती है, अपने गुस्से पर काबू करती है। दोस्तों, इसी तरीके से बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर उसने काबू पाया और धीरे धीरे उसका घर बार बसने लगा और यकीन होने लगा कि अब ये सुधर गई है। तो दोस्तों, बड़ी मुश्किल से उसका घर बार बसा है। 6 महीने बाद वह गर्भवती हो जाती है। 9 महीने बाद वो माँ बन जाती है। अब उसकी गृहस्थी बड़े आराम से चल रही थी। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि अपनी पुत्री को बेइंतहा लाड़ करना, उसको सर पर चढ़ाना बड़ा खतरनाक साबित होता है। हाँ, अपनी पुत्री को प्रेम करो, मोहब्बत करो, हर चीज़ का ख्याल रखो, लेकिन इतना भी सिर पर ना चढ़ाओ कि एक दिन तुम्हें भारी पड़ जाए और उसका भी जीवन बर्बाद हो जाए। कबूतर इस बात को कबूतरी से कहता है। अब कबूतर अंत में 5 बातें ऐसी बताता है कि इनको गौर से सुनना चाहिए। पहली बात कबूतर कहता है कि कबूतरी गौर से सुनो, लाड़ करे से बेटा बिगड़े, भेद दिया से नारी। लाड़ करे से बेटा बिगड़े, भेद दिया से नारी। अरे खुद गर्जी में भाई बिगड़े, जाए पड़े मुसीबत भारी। रोब दिखाया नौकर बिगड़े, मेल बिना सरदारी। रोब दिखाया नौकर बिगड़े, भेल बना सरदारी।
अरे दुखा देन से दोस्ती यारी में हो खारी खारी। और कहता है, रोया मान घटे बंदे का दुख चिंता में काया। ऐनी तैनी रात चली जा झगड़े में धन माया। और कहता है, दौलत दिखाया से बेटा बिगड़े लाड़ करी से बेटी। दौलत दिखाया से बेटा बिगड़े लाड़ करी से बेटी। कबूतर कबूतरी से 5 बातें बताकर अपनी कहानी को समाप्त करता है और इन 5 बातों पर हर इंसान को अमल करना चाहिए। दोस्तों, अपनी पुत्री को हमेशा अच्छे संस्कार देना चाहिए। हर माता पिता को अपनी पुत्री को अच्छे संस्कार देना चाहिए। हर माता पिता को अच्छी तरह मालूम होता है कि पुत्री को एक दिन दूसरे घर में जाना पड़ता है। पुत्री की हर गलती को माता पिता सहन कर सकते हैं, लेकिन ससुराल वाले कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए पुत्री को अच्छे संस्कार दो। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों, इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। तो धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के